रिंडरपेस्ट रेफर बेसिकली जो कैटल प्लेग उस टाइम में हुआ था। ओरिजिनली अफ्रीका में जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था पैस्टोरलिज्म में कि मोस्टली अफ्रीका में काफ़ी सारे पैस्टोरलिज्म का काफ़ी प्रेवलेंस था कि लोग अपने हर्ड्स, अपने एनिमल्स को रियर करते थे, ग्रो करते थे, उन लोगों को उनका ख्याल रख के उनको बड़ा करते थे। तो उनका बेसिकली उस टाइम में मेन इनकम काफ़ी हद तक पैस्टोरलिज्म में भी डिपेंड करता था। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि सिंस उनके पास काफ़ी बार अपने लैंड्स भी होते थे एज वेल एज एनिमल्स, तो उन लोगों को काफ़ी बार ये फील होता था कि उनको लेबर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट को ऑब्वियसली अपनी जो पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें लेबर की ज़रूरत थी। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ ऐसी इन्वेंट की जिससे मतलब उनकी लोग और ज़्यादा लेबर में फोर्स हो। सिंस वो लोग पहले सेल्फ सफिशिएंट थे तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जो इनहेरिटेंस होती है, तो इनहेरिटेंस यूजुअली जैसे सारे सन्स में डिवाइड होती है, बट उन्होंने लॉज चेंज करके बोला कि उससे ओनली वन ऑफ द चिल्ड्रन उसको ही लैंड दिया जा सकता है। तो अब जो बचे हुए होंगे तो वो सब एंड उनकी फैमिलीज ऑटोमेटिकली दे हैव नो चॉइस कि वो सिर्फ लेबर उनको करना शुरू करना पड़ेगा टू सप्लीमेंट देयर लिविंग स्टाइल। तो इसलिए उन लोगों ने फोर्स किया कि लोग ज़बरदस्ती और ज़्यादा लेबर की तरफ जाए। उन्होंने ऐसी और मेजर्स भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे। और ऑल्सो उस टाइम तक सिंस जैसे जिस तरीके से अमेरिकाज़ में हुआ था कि क्योंकि वहाँ के लोग खुद इम्यून नहीं थे डिजीज़ से, तो उनके थ्रू वो लोग इतने सारे वाइड स्प्रेड डेथ्स हुए थे। उसी तरीके से अब जो जर्म्स ये लोग अगेन यूरोपियन कंकरर्स जो उस टाइम में लाए थे, तो वो सारा जब कैटल उनके एनिमल्स को इफेक्ट करने लगा तो पूरे अफ्रीका में वाइड स्प्रेड जो उनके एनिमल्स की डेथ होने लगी, जो रिंडरपेस्ट था उस टाइम में बेसिकली। तो ये हुआ कि उनके अब एनिमल्स भी नहीं बचे, तो जिन लोगों की इनकम उस पर डिपेंड करती थी वो सब भी फोर्स हुए थे कि वो लोग भी और ज़्यादा लेबर करें। इवेंचुअली ये सब काफ़ी बढ़ के जैसे इनका जो कम प्राइस में लेबर करना एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड इवेंचुअल स्लेवरी, उस सब को ये सब चीज़ें लीड की थी। इंडेंचर्ड लेबर फ्रॉम इंडिया, बेसिकली इंडेंचर्ड लेबर उस चीज़ को रेफर करता है जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मतलब उन्हें एक सर्टेन ड्यूरेशन तक काम करना होता है, जिससे मतलब दे आर एबल टू पे ऑफ देयर बेसिकली जो मनी जो उन पर सपोजली इन्वेस्ट किया गया है कि टू देयर ट्रांजेक्शन इनटू न्यू प्लेस। मतलब आपको एक नई जगह ले गए हैं, वहाँ पे आपके जो रहने हैं उस चीज़ को जो सपोजली वो लोग जो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में आपको उतने टाइम तक काम करना है। अब इंडिया में क्या था कि काफ़ी शुरू में एक ज़माने में जो हमें पहले पता है कि जैसे वीविंग इंडस्ट्री एंड और भी लोकल चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर, वो सब चीज़ें काफ़ी प्रेवलेंट थी एंड बट ये हुआ कि जैसे एज वी नो कि वर्ल्ड ट्रेड स्प्रेड हुआ, तो यूरोप से जो इंपोर्ट्स आने लग गए, जैसे कॉटन इंपोर्ट्स, ये सब बहुत चीप थे क्योंकि वहाँ पे सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत वाइड स्प्रेड था एंड वहाँ पे मशीन्स मास प्रोड्यूस कर लेते थे, तो उससे बेसिकली यही हुआ कि उनके प्राइसेस ऑब्वियसली कम थे। तो जब वो अपना सामान इंडिया में बेचते थे तो सेम चीज़ जो इंडियन वीवर्स बनाते थे उसकी प्राइस से ऑब्वियसली वो कम था, तो इसलिए लोग ज़्यादा जो इंग्लिश प्रोड्यूस उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ने लग गए थे एंड इवेंचुअली दीज पीपल वो दे वर पुट आउट ऑफ जॉब्स। उनके जॉब्स नहीं थे, तो अब उनके पास ऑब्वियसली कोई था नहीं ऑप्शन, तो वो क्या करें। तो ऐसे करके इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन लोगों को उन्होंने एज मतलब लेबर को ये बताया कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी कि बाहर बहुत अच्छा होगा एंड मतलब गलत लिविंग इन्फॉर्मेशन एंड इनकम इन्फॉर्मेशन को देकर उन लोगों को बेसिकली उनको फंसा के बेसिकली उनको वहाँ और फॉरेन कंट्रीज़ जैसे कैरेबियन साइड या फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ फिजी आइलैंड्स, उन टाइप की जगहों में उन लोगों को जाके वहाँ पे अपने प्लांटेशन में काम करवाना शुरू किया। उनका बेसिकली जब वो गए तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको जो लिविंग कंडीशंस थी जो उनको बोला गया था वो सब झूठ था एंड उनके लिए मेनली यही हो गया कि दे नीड टू एस्केप दैट। बट एंड वहाँ पे उस टाइम में उनके लिए ये ज़रूरी था कि मतलब वो अपने आप को इस एक्सप्लॉयटेशन से बचा सके। तो काफ़ी लोगों ने कुछ चीज़ें, जैसे कुछ लोग तो भाग जाते थे वाइल्ड में क्योंकि ऑब्वियसली मतलब प्लांटेशन से दूर, बट ये होता था कि बहुत बार जब वो पकड़े जाते थे तो देन दे वर सीवियरली पनिश्ड एंड ऑल्सो जब बट कुछ लोगों ने जैसे अपना जो कल्चर है वहाँ पे उन्होंने उनको मॉडिफाई करना शुरू किया और जैसे कुछ केसेस में उन्होंने अपने जो लोकल कल्चर में भी उन्होंने अपना इंडियन कल्चर को डालने की कोशिश की।
19th century and also there was like I mentioned earlier कि they were discovering new ways in which they could कि अपने जो कल्चर है उनको भी वहाँ पे अभी भी इंटीग्रेट कर पाए। तो जैसे उस टाइम में जो जैसे अभी मुहर्रम का उनका जो होता है, जो उनके प्रोसेशंस होते हैं, तो उनको उन्होंने नया नाम दिया जिसको हुसैन कहते थे, आफ्टर द इमाम हुसैन। तो उसके उस तरीके से उन्होंने जैसे एक और नया प्रोटेस्ट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ रिलीजन उन्होंने बनाया जो था रस्ताफरिनिज्म। तो वो भी पॉपुलर कल्चर में से बॉब मार्ली ऐसे टाइप के आइकन्स के थ्रू स्प्रेड होने लगा। और इवन जैसे जो चटनी म्यूज़िक जो उस एरिया में गुयाना एंड उस साइड जो फेमस है, वो भी सब इनके ऐसे एफर्ट्स के ही रिजल्ट्स के पार्ट थे। और जैसे इसी तरीके से उन लोगों ने जैसे इवन अभी भी जो मॉडर्न डे में काफ़ी सारे ऐसे थे जो रिटर्न किए थे अपने होमलैंड को, जो इंडिया वापस आ गए थे, बट काफ़ी सारे ऐसे भी थे जो वहाँ पे स्टे बैक किया उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने सेटल हुए, अपनी फैमिलीज़ बनाए। अभी भी जैसे काफ़ी बार ऐसे होते हैं जैसे कि जो और सारे आइकन्स होते हैं उनके जिनके थोड़े स्लाइटली इंडियन साउंडिंग नेम्स है, वो मेनली जो इंडियन इंटेंटेड जो लेबर इंडिया से जो गए थे उनके ही डिसेंडेंट्स हैं। गोइंग टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, अब जैसे और बिजनेसेस तो नॉर्मली बैंक सबसे मनी बोरो कर सकते हैं, बट पीजेंट्स कहाँ से बोरो करेंगे। जैसे जैसे ट्रेड और फैलता गया, तो वैसे ही इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो इंडियन मनी लेंडर्स थे उन लोगों का भी बिजनेस बढ़ता गया। वो लोग जैसे शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नत्तुकोताई चितियार्स, ये सब लोग जैसे मनी लैंड करने लग गए सेंट्रल एशिया में और एशिया के पार्ट्स में, जहाँ पे जो प्लांटेशन में जो वर्क चल रहा था उन सब चीज़ों के लिए। एंड इवन जैसे हैदराबाद के जो सिंधी ट्रेडर्स थे उन लोगों ने 1860s तक उन लोगों ने अपना बिजनेस नॉट जस्ट मनी लैंडिंग बट वैसे भी एक्सपैंड किया कि उन लोगों ने जो एम्पोरियोज उन्होंने पोर्ट्स में, क्योंकि अब ये था कि सिंस वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज़ हो रहा है, तो जैसे पहले मेंशन किया था कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो जैसे सिंस सेफ शिप मतलब जो शिपिंग वाली जो टेक्नोलॉजी थी, जो मतलब इजीली वेसल्स जो थे वो ज़्यादा सिक्योर सेफ़ हो गए थे एंड मोर एफिशिएंट हो गए थे, तो ईज़िली उनके सामान ले जाना एंड सेफ ट्रैवल करना इजी था। तो उन लोगों ने जैसे जो पोर्ट्स में भी अपने जो जितने छोटे मोटे सामान जो इंडिया से या फिर बाहर से उस टाइप के एम्पोरियोज उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, तो वैसे उन लोगों ने अपना इनकम और सप्लीमेंट करके वो काफ़ी प्रॉस्पर हुए थे। फिर इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म, बेसिकली मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम का क्या है कि उस टाइम में इंडिया में उन लोगों ने जैसे काफ़ी सारी प्लांटेशन टाइप की उन्होंने प्लांट किया, जैसे इंडिगो या कुछ भी हो। तो उस टाइम में उनका बेसिक पर्पस ये था कि जैसे वो रॉ मटेरियल होता था वो सब चीज़ें वो इंडिया से ले जाते थे मेनली। अब ये होता था कि जो एक्सपोर्ट्स जो अपना वो जो इम्पोर्ट करते थे इंडिया में, तो वो ज़्यादा कॉस्टली होता था। अब इससे क्या हुआ कि और ऊपर से उन लोगों ने अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने और जो राइट्स लगा, मतलब उन्होंने अपने जो ड्यूटीज़ थे वो ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिए थे, तो वहाँ पे इंपोर्ट्स ज़्यादा महंगे होते थे इंडिया के, और जो उनके अपने जो डोमेस्टिक अपने होते थे वो ओवरसीज चीपर होते थे, उनकी डिमांड ज़्यादा होती। वैसे ही इंडिया में भी उन्होंने अपने सिंस उनके मशीन मेड एक्सपोर्ट्स होते थे तो वो काफ़ी चीप होते थे, तो इसी तरीके से उन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो ट्रेड उनका ट्रेड सरप्लस इन टर्म्स ऑफ ब्रिटेन क्रिएट हो गया। सरप्लस इन द सेंस कि उनके पास ज़्यादा था, क्योंकि जैसे वो लोग जो इंडिया से यहाँ पे इतना ज़्यादा जो यहाँ से जो कॉटन जो रॉ मटेरियल होता था वो उसको ले जाते थे एट चीप रेट्स, तो ज़्यादा वो ले जाने लग गए एंड वो काफ़ी उसका से उनका डिमांड मतलब उनका बहुत चीप रेट में ले आते थे एंड वहाँ पे जाकर जो फिनिश प्रोडक्ट होता था, क्योंकि ऑब्वियसली सिंस वो फिनिश प्रोडक्ट तो उससे महंगा होता था, तो वो यहाँ पे मतलब जो रॉ कॉटन के कंपैरिजन में वो महंगा होता था। तो जब वो यहाँ आता था तो ऑब्वियसली उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, जो उनके बीच का जो प्राइस का गैप है उससे मतलब जो इतना ये ट्रेड में जो इतना इनको गैप मिलता था उसको वो सरप्लस हम कहते हैं। और इसी तरीके से जैसे चाइना में भी उन लोगों का क्या था कि सिंस वो बहुत ज़्यादा टी इंपोर्ट करते थे, तो ऑब्वियसली दे हैड टू पे द चाइनीज़, तो इन्होंने इसके लिए क्या किया कि जो वो ओपीएम जो इंडिया में उन्होंने ओपीएम प्लांटेशंस इस टाइप की चीज़ें जो उन्होंने शुरू की थी, उससे सिंस अब उन्होंने चाइनीज़ को ओपीएम से एडिक्ट करवाया, तो उसको वहाँ पे ओपीएम में अच्छे प्राइस में बेच के उन लोगों ने अपना जो उनका जो ट्रेड डेफिसिट था जो क्रिएट हो रहा था टी इम्पोर्ट्स के से, उसको कवर करने के लिए उन्होंने इंडिया से जो उन्होंने ओपीएम बनाया उसको हाँ वो बेचते थे। तो मेन पर्पस बेसिकली मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम का वही है कि आप एक कंट्री का जो ट्रेड सरप्लस है दैट इज़ इंडिया में, जैसे इनको जो कॉटन का जो जहाँ से सस्ता कॉटन लेकर जो वहाँ से अपना उससे रिलेटिवली महंगा जो अपना मटेरियल लाते थे, तो उससे जो जितना सब उन्हें प्रॉफिट मिलता था वो उसका ट्रेड सरप्लस यूज़ करके वो अपना ट्रेड डेफिसिट को कवर करते थे
और ऑल्सो जो जितना उनको ट्रेड में फ़ायदा होता था वो सारा जैसे इंडिया में जो मेंटेनेंस का, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने का, ऐसी जैसे और अपने जो यहाँ के जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको कवर करने के लिए भी यूज़ करते थे। तो बेसिकली मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम का वही मेन सिग्नेचर होता है कि हम एक जगह का, एक कंट्री से जो ट्रेड डेफिसिट है, जो इस केस में 3 वे जो ट्रेड है इंडिया, चाइना एंड ब्रिटेन के बीच में, उससे वो आप दूसरे कंट्री का ट्रेड डेफिसिट आप वो कर रहे हो। एंड ऑल्सो और कंट्रीज से भी उनके और भी ट्रेड्स होते थे तो जहाँ उनका डेफिसिट होता था तो उसी को भी वो इसी